नमस्ते, मैं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभा साक्षी का खास कार्यक्रम मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर द एम्पायर एलेक्स रदरफोर्ड की किताब एम्पायर ऑफ द मुगल पर आधारित है। ये सीरीज मुगल साम्राज्य के उत्थान से लेकर पतन तक की कहानी बताती है। इसकी शुरुआत बाबर को बादशाह बनाए जाने से होती है। इसमें अफगानिस्तान से भारत पहुंचने, इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली की सल्तनत पर पहुंच बनाने की कहानी को दिखाया गया है। लोगों का कहना है कि यह सीरीज बाबर जैसे क्रूर शासक के महिमा मंडन करती है। पिछले दिनों मनोज मुत्तसिर ने भी मुगलों के डकैत करार दिया था। बाद में मशहूर निर्देशक कबीर खान ने एक इंटरव्यू में मुगलों को हिंदुस्तान का राष्ट्र निर्माता करार दिया था। सोशल मीडिया खासकर ट्विटर पर दोनों के बयानों को लेकर खूब बहस देखने को मिली, लेकिन यह भी सच है कि बाबर हमलावर था और साम्राज्य बनाने के क्रम में उसने खौफनाक लड़ाइयाँ की। इसके साथ ही तलवार के बूते धर्मांतरण, हिंदू मंदिरों और ऐतिहासिक स्थलों को भी निशाना बनाया, लेकिन इतिहास में इन चीजों को जानबूझकर तवज्जो नहीं दिया गया। अयोध्या विवाद में जितनी बात भगवान राम का जिक्र होता है, उतनी बार मुगल बादशाह बाबर का भी जिक्र होता है। भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था और बाबर का जन्म फरगना में हुआ था। यह जगह आज उज्बेकिस्तान में है। भगवान राम के बारे में हमारे देश में सभी लोग जानते हैं, लेकिन बाबर के व्यक्तिगत जीवन के बारे में हमारे देश के ज्यादा लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है। आज हम आपको बाबर के बारे में तथ्यात्मक जानकारी देना चाहते हैं, ताकि आपकी नजर और नजरिया दोनों साफ हो जाए। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई, भारत में बाबर क्यों आया और उस वक्त सेंट्रल एशिया में क्या हो रहा था, आज के इस विश्लेषण में आपको बताएंगे। बाबर के आने के पहले का भारत। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। उसका जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में उज्बेकिस्तान के फरगना घाटी में हुआ। बाबर के पिता तैमूर वंश के और मां चंगेज खान के वंश की थी। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा फरगना घाटी के शासक थे। वो उमर शेख के सबसे बड़ा बेटा था, इसलिए फरगना घाटी के तख्त का दावेदार भी। 10 जून 1494 को अपनी महल की छत से कबूतरों को दाना खिलाते हुए उमर शेख मिर्जा का पांव फिसलता है और वो नीचे खाई में जा गिरा। मौके पर ही उमर शेख मिर्जा की मौत हो गई। इसके बाद 11 साल की उम्र में बाबर अपने चाचाओं से खतरा था, क्योंकि वह फरगना के तख्त को कब्जाना चाहते थे। लेकिन अपनी नानी इशरत बेगम जहां की मदद से बाबर फरगना के तख्त पर काबिज हो गया। बाबर भी अपने पूर्वज तैमूर की तरह एक अमृत सल्तनत बनाना चाहता था, जो कि अब गुजरे जमाने की याद बनकर रह गया। सन 1496 में उसने 14 साल की उम्र में ही तैमूर की राजधानी समरकंद पर हमला किया। 7 महीनों की लड़ाई के बाद बाबर ने इसे जीतकर फरगना से जोड़ दिया, लेकिन इसी दौरान फरगना में बगावत हो गई और वहां के लोगों ने उसके छोटे भाई जहांगीर मिर्जा को तख्त पर बैठा दिया। जब बाबर फरगना में वापस आ रहा था तो उसकी फौज ने समरकंद में उसका साथ छोड़ दिया, जिसकी वजह से समरकंद और फरगना दोनों ही उसके हाथों से निकल गए। उसने तजाकिस्तान और पूर्वी अफगानिस्तान की पहाड़ियों में रहकर ताजिक लोगों की फौज बनाई। 2 साल बाद उसने फिर से समरकंद जीत लिया, लेकिन फिर समरकंद में बाबर को मोहम्मद शैबानी ने घेर लिया। बाबर को पूरे जीवन में शैबानी जैसा दुश्मन नहीं मिला। शैबानी ने बाबर को समरकंद से खदेड़ दिया। इसके बाद बाबर उत्तरी अफगानिस्तान और तजाकिस्तान के पास की पहाड़ियों में घूमता रहा। 1503 में शैबानी ने बाबर के पुश्तैनी फरगना पर भी कब्जा कर लिया। यहीं से उज्बेकिस्तान का जन्म हुआ। समरकंद से निकलने के बाद बाबर ने 1504 के दरमियान, जब उसके दुश्मन एक दूसरे से दुश्मनी निभा रहे थे, तब इस बात का फायदा उठाते हुए हिंदू कुश की चोटियों को पार कर काबुल को जीत लिया। लेकिन मोहम्मद शैबानी के हाथों उसे बल्ख में भी हार का सामना करना पड़ा। सन 1505 तक वो कई जंग लड़ चुका था। इस वक्त उसकी उम्र सिर्फ 22 साल की थी। इसके बाद पूरी तैयारी के साथ बाबर ने 1505 में पेशावर पर हमला किया। इसे बाबर का हिंदुस्तान पर पहला हमला माना जा सकता है। इसके बाद बाबर ने काबुल और सिंधु नदी के पूरे क्षेत्र पर अपना अधिकार जमा लिया। 1507 में बाबर ने काबुल घाटी के पठानों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। सन 1510 में बाबर को एक खुशखबरी मिली कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन शहबानी फारस के शाह इस्माइल के हाथों मारा गया। लेकिन फारस के इस तेजी से उभरते सल्तनत के बीच बाबर की ईरान में साम्राज्य विस्तार की संभावना हमेशा के लिए खत्म हो गई। बाबर का भारत आगमन। अब उसकी नजर भारत पर थी। अगले 20 साल तक बाबर अपने मुगल साथियों के साथ इस उपमहाद्वीप पर कब्जा जमाने की कोशिश करता रहा, मगर नाकाम रहा। फिर 1525 में उसने भारत के सबसे अमीर और शक्तिशाली शहर दिल्ली को निशाना बनाया।
तब वहाँ का बादशाह कमजोर पड़ रहा था। वहाँ एक मुसलमान सुल्तान का राज था और बाबर को लगा कि वो उसे गद्दी से हटाकर कब्जा जमा सकता है और सुल्तान इब्राहिम लोदी की सेना उसे रोक भी नहीं पाएगी। बाबर के पास 12,000 जवान थे तो लोदी की सेना में 1 लाख के करीब लोग। बाबर की सेना खतरनाक बंजारे लड़ाकों से भरी पड़ी थी। उसके बीच गजब का भाईचारा था और वो जंग में मिली जीत का इनाम आपस में बांट लेते थे। बाबर दिल्ली की ओर बढ़ा तो उसे अपने दुश्मन को घेरने के लिए एक अच्छी जगह भी मिल गई। ये पानीपत नाम का शहर था जो दिल्ली से केवल 40 किलोमीटर दूर था। अन्य हमलावरों की तरह बाबर ने भी पहले अपने दुश्मनों की ताकत का पता लगाया। उसने खास बात यह देखी कि इब्राहिम लोदी की लोगों से मिलने की आदत थी और लोगों से इस जंग में मदद करने के लिए भी वह कह रहा था। तब बाबर को लगा कि लोदी को आसानी से पानीपत लाया जा सकता है। समरकंद में शहबानी से मिली पराजय वाली नीति का प्रयोग लोदी को हराने में किया। शहबानी बाबर का दुश्मन था। जब तक शहबानी जिंदा रहा बाबर चाहकर भी उस पर वर्चस्व नहीं बना पाया। हो भी क्यों ना, शहबानी की गिनती मध्य एशिया के उस दौर में सबसे खूंखार योद्धाओं में की जाती थी। शहबानी की जिद्दी सेनाएं दुश्मनों पर बिजली की तरह गिरती थी। पलक झपकते ही विरोधी खेमा उसके आगे हताश और विवश नजर आता। दरअसल मोहम्मद शहबानी तुलिगुमा रणनीति से युद्ध करता था। मध्यकालीन उज्बेकी लड़ाके इसी रणनीति के तहत दुश्मनों पर धावा बोलकर उसे तहस नहस कर देते थे। सामयिक रूप से तुलिगुमा रणनीति को छोटी सेनाओं के लिए माकूल माना जाता है। गुरिल्ला लड़ाइयाँ एक हद तक तुलिगुमा नीति जैसी दिखती है, मगर इनमें फौरी अंतर यह है कि गुरिल्ला योद्धा अचानक हमला करते हैं, दुश्मन खेमे में अफरा तफरी मचाते हैं और पलक झपकते ही भाग खड़े होते हैं। गुरिल्ला इकाइयों संख्या बल में भी बहुत मामूली होती हैं और दुश्मन की छोटी टुकड़ियों को निशाना बनाती हैं। गुरिल्ला लड़ाकों का मकसद हार या जीत की बजाय दुश्मन में खौफ पैदा करना और उन्हें नुकसान पहुंचाना ज्यादा होता है। बाबर की मुट्ठी भर फौज ने लोदी की लंबी चौड़ी सेना को मात दी। कहते हैं कि पानीपत की जंग में उसने मोहम्मद शहबानी खान के युद्ध कौशल से प्रेरणा लेकर रणनीति बनाई थी। बाबर ने इस जंग से पहले कहा था, जो भी इस दुनिया में आया है उसे मरना है। जीवन खुदा के हाथ में है, इसलिए मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। तुम अल्लाह के नाम पर कसम खाओ, मौत को सामने देखकर भी मुंह नहीं मोड़ोगे और जब तक जान बाकी है तब तक लड़ाई जारी रखोगे। पानीपत के नतीजों ने इतिहास की नई धारा का सूत्रपात किया। जंग की तैयारी के लिए बाबर वक्त से हफ्ता भर पहले पानीपत पहुंच गया। शहर उसके दाईं ओर था, इसलिए उसने बाईं ओर एक खाई खुदवा दी ताकि लोदी की विशाल सेना उसकी ओर बढ़े तो बहुत ही सकड़ी जगह में फंस जाए। धनुष बाण मुगलों का पसंदीदा हथियार था। बाबर अपने 4000 तीरंदाजों के साथ भारत को फतह करने निकला था, लेकिन पानीपत की लड़ाई में सिर्फ तीरंदाजों के काम नहीं बनने वाला था। उसने जंग में एक दिन पहले ही 700 लकड़ी की गाड़ियों से नाकाबंदी कर दी और उसने छोटे छोटे झुंडों में बांट दिया। इसके बाद करीब दर्जन भर हल्की तोपें थी। वो इन तोपों को करीब 1100 किलोमीटर दूर काबुल से गाड़ियों पर लाद कर लेकर आया था। 20 अप्रैल 1526 को शुक्रवार की सुबह इब्राहिम लोदी उसके जाल में फंस गया। लोदी के 1 लाख जवान और 1000 हाथी उसके बिछाए फंदे की ओर चल पड़े। उसने लोदी के जवानों को उस मौत के घेरे के अंदर घेर लिया जहां से भागने का कोई रास्ता नहीं था। फिर उसने उस जवानों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया और तो और बाबर ने लोदी के हाथियों पर तोप के गोले बरसाने शुरू कर दिए, जिससे वो बेकाबू होकर अपनी सेना के जवानों को कुचलने लगे। तीरों की बौछार के साथ बाबर ने युद्ध जीत लिया। लोदी के साथ ही उसके सारे जवान मारे गए, जिसके बाद बाबर ने दिल्ली पर कब्जा जमा लिया, लेकिन उसका सपना तो पूरे हिंदुस्तान पर कब्जे का था। तो आज हमने बाबर के शुरुआती जीवन, भारत आगमन और लोदी से लड़ाई का पूरा विश्लेषण किया। दूसरे भाग में आपको बताएंगे बाबर के दिल्ली पर कब्जे के बाद पूरे भारत पर राज करने की ख्वाहिश का क्या हुआ। इसके साथ ही बाबर की क्रूरता के किस्से भी सुनाएंगे और मुगलों को राष्ट्र का निर्माता कहने वाले लोगों के सच से भी पर्दा उठाएंगे। तो आज के लिए दे इजाजत। ऐसे ही रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहें। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक और ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें।